ठीक है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर नंबर 11 प्रकाश का परावर्तन। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बच्चों, उसमें जो पहला चीज है वो है प्रकाश का अपसरण और अभिसरण, देन अवतल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग, उत्तल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग, और दर्पण का सूत्र। तो ये सारी चीजें जो है आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रकाश का अपसरण और अभिसरण। बच्चों, हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि आप जानते हो प्रकाश क्या है, तो हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेश वाहक जो है वो है प्रकाश है। प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही हम सूर्योदय देख पाते हैं, सूर्यास्त, इंद्रधनुष जैसे प्रकृति के विभिन्न चमत्कारों का जो है हम आनंद ले पाते हैं, राइट। और जो जो हमारे आसपास के सुंदर विश्व के हरे भरे वन है, रंग बिरंगे फूल है, दिन में नीला दिखने वाला आकाश है, अंधेरे में चमकने वाले तारे हैं, हमारे आसपास की कृत्रिम वस्तुएं हैं, ये सब जो है हम प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही देख पाते हैं, राइट। तो प्रकाश दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इस प्रकाश का अपसरण और अभिसरण कैसे होता है, जैसे कि आप जानते हो बच्चों, जैसे आप ये देखो माचिस की तीलियां दो तरह से जो है इसको अ, लगाया गया है, दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे होगे। पहला जो है, आप ये डिफरेंस देखो, ये डायग्राम देखो जहाँ पे स्पॉटलाइट किया जा रहा है, ये देखो यहाँ पे माचिस की जो तीलियां हैं उसका जो मसाला जो है, आप जो जिसे रेड कलर का जो केमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में आप मसाला बोलते हैं, राइट। तो ये जो केमिकल लगाया गया है जहाँ से जो है तीली जलती है, इसको किस तरह से जो है अ, रखा गया है। और दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो केमिकल लगाया हुआ पोर्शन है उसे किस तरह से रखा गया है, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब आप देखो कि अवतल ये जो है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें जो है वो फैल रही हैं, राइट। एक एक जगह से ये जो है फैल रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जगह से जो प्रकाश की किरण, अगर इसको मैं प्रकाश की किरण मानूं, ठीक है, तो अगर इसको प्रकाश की किरण माना जा रहा है तो ये एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल रही है, ठीक है, एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल रही है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये उल्टा है, सभी दिशाओं से एक बिंदु पे आके एकत्रित हो रही है। देखो आप, सभी दिशाओं से एक बिंदु पे आकर ये एकत्रित हो रही है। तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपसरण, यानी कि जो है फैलाना, ठीक है। और अभिसरण यानी कि ये एक बिंदु पर हो रही है एकत्रित, यानी कि अपसरण। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अपसरण को डाइवर्जेंस भी कहते हैं। प्रकाश का अपसरण, प्रकाश को फैलाना, यहाँ पर ये पहले वाले डायग्राम में प्रकाश का डाइवर्जेंस, यानी कि एक बिंदु से जो प्रकाश की किरण है वो अनेकों दिशाओं में फैल रही है, इसका मतलब है कि अपसरण हो रहा है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये एक बिंदु पे मिल रहे हैं सारे, दूसरे डायग्राम में प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी कि कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि अभिसरित हो रहे हैं। सॉरी। तो इसे जो कहते हैं, जो हो गया अब ये अभिसरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा प्रकाश का अपसरण और प्रकाश का अभिसरण। फिर से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, अपसरण का अर्थ है प्रकाश की किरणें एक बिंदु से सभी दिशाओं में या अनेकों दिशाओं में फैल रही है, तो उसे हो गया प्रकाश का अपसरण कहते हैं, उसे प्रकाश का डाइवर्जेंस कहते हैं, प्रकाश का फैलाना कहते हैं। दूसरा डायग्राम में आप देखोगे प्रकाश का कन्वर्जेंस कह लो इसे आप, प्रकाश एकत्रित हो रहा है एक बिंदु पे, आप कह लो अभिसरित हो रहा है एक बिंदु पर। तो ये जो है दोनों डायग्राम में हमको दिख रहा है प्रकाश का अपसरण और प्रकाश का अभिसरण। हम आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। अपसरण अभिसरण समझने के लिए हमको एक और चीज समझनी होगी, जो कि है
गोलीय दर्पण। जैसे गोलीय दर्पण में आप देख रहे हो, ये एक गोल है, सर्कल है, जिसमें एक चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर यहाँ से एक एक्सिस है मुख्य अक्ष, और P बिंदु आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दर्पण का ध्रुव है। इसी गोलीय दर्पण से हमें अवतल दर्पण भी मिल सकता है और उत्तल दर्पण भी मिल सकता है। अब जैसे अवतल दर्पण अगर आप देखोगे तो उसे कहते हैं कॉनकेव, केव यानी गुफा का बनना, ठीक है, गुफा का बनना। तो जिसमें आपको गुफा जैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको गुफा जैसा दिख रहा है, तो यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये बाहर का भाग रफ बनाया है, यानी कि आंतरिक दर्पण जो है वो जो चमकदार है, आंतरिक भाग जो है वो चमकदार है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठ भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। केव, केव यानी गुफा होता है। तो यदि अब फिर से ध्यान से देखो बच्चों, अवतल दर्पण, यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठ भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। और उत्तल दर्पण बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है। यदि गोलीय पृष्ठभाग का बाह्य भाग चमकदार है, जैसे कि ये साइड अगर मैं लूं और इसका बाह्य भाग जो है चमकदार होगा, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और दर्पण के बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये जो गोलीय दर्पण है ये क्या है, जैसे कि आपके घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, बराबर है। समतल दर्पण की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि दैनिक जीवन में अनेक जगह पे हम समतल दर्पण देखते हैं। उसमें चिकने कांच के पीछे पिछले पृष्ठ पर एल्यूमिनियम या चांदी धातु का पतला परावर्तक लेप लगाने से समतल दर्पण तैयार होता है। और परावर्तक पृष्ठ को अपारदर्शी करने के लिए, पृष्ठभाग का संरक्षण करने के लिए धातु के परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड जैसे पदार्थों का लेप लगाया जाता है। तो ये हो गया समतल दर्पण। और समतल दर्पण की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि जितने हाइट के आप हो उतने ही दिखोगे अंदर। फिर जो परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष एक दूसरे को प्रक्षेदित नहीं करती है, तो इसमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। फिर प्रतिबिंब की दर्पण से लंबवत दूरी जो होती है, बिंदु स्रोत की दर्पण से लंबवत दूरी के बराबर होती है। फिर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार है स्रोत के आकार के बराबर होता है। लेकिन गोलीय दर्पण जो अभी इस वक्त हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें खास बात ये होती है, जैसे आप कभी मेले वगैरह में गए हैं तो वहां पर जो है कि मिरर हाउस टाइप होता है, उसके अंदर जब आप जाते हो, इवन आपके फोन में भी आजकल वो ऐप आ गए हैं, तो उसमें आप बिल्कुल टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हो। जैसे आप बहुत पतले हो तो बहुत मोटे दिखाई देते हो, आपका चेहरा जो है थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है, लंबा दिखाई देता है। तो ये जो दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण नहीं होते हैं, जबकि वो कौन से दर्पण होते हैं, वो वक्रीय दर्पण होते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों का जो स्वरूप होता है वो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता है। इसीलिए हमेशा के दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब जो होता है, ये गोलीय दर्पण में ये प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण होता है सामान्यतः कांच के खोखले गोले से काटा गया भाग होता है, और इसके आंतरिक या बाह्य पृष्ठ पर चमकीले पदार्थ का विलेपन करके गोलीय दर्पण तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस गोलीय दर्पण को अगर आप इस तरह से कट करते हो, ठीक है, अब उसके आंतरिक भाग पे या बाहरी भाग पे चमकदार जो है परत लगाई जाती है। तो अगर आंतरिक भाग चमकदार है, यहाँ पे देखो, अगर आंतरिक भाग चमकदार बनाया गया है तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा, बाह्य भाग चमकदार बनाया है तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये दो मेन चीजें हैं, दो जो मेन डिफरेंस है जो आपको याद करना है। कौन सा, फिर से बता रही हूँ, यदि गोलीय पृष्ठभाग का आंतरिक भाग चमकदार है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यदि गोलीय पृष्ठ का बाह्य भाग चमकदार है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और दर्पण के बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। अब गोलीय जो दर्पण है, इसके जो खास चीजें हैं वो है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वक्रता केंद्र पे। ये मुख्य अक्ष एम जो है इस पे ध्यान देना है। फिर दर्पण का जो ध्रुव है पी, ये मेन है। ये टी और एफ,
एफ यानी कि जो है मुख्य नाभि प्रिंसिपल फोकाई, और जो एफ है नाभ्यांतर यानी कि फोकल लेंथ, इसी पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। आगे जो है इन्हीं चीजों का जो है हम इन्हीं चीजों को डिटेल में हम देखेंगे। फिर से एक बार आपको बता रही हूँ क्या चीज मेन है। सबसे पहले तो गोलीय दर्पण, उसके अंदर जो है सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फिर एम जो मुख्य एक्सिस है, और पी यानी कि दर्पण का ध्रुव, और एफ यानी कि फोकल लेंथ। ये सारी चीजें जो है हमको आने वाले स्लाइड्स में हमको और भी डिटेल में दिखाई देंगी, तो इसका हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं अब मेनली अवतल दर्पण, जो हमने गोलीय दर्पण में देखा था उसका एक भाग हमने कट किया, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब यहाँ पे जो खास खास चीजें हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये अवतल दर्पण है, उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, एफ यानी कि फोकल लेंथ हो गया ये नाभ्यांतर, और पी यानी कि जो है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अब ये तीन चीजें हैं। उसके बाद जो आपको मेन दिख रहा है इस डायग्राम में, सबसे पहले तो ये जो है अवतल दर्पण, और ये जो ब्लू लाइंस जा रही हैं ये हो गई प्रकाश की किरणें। ये मुख्य एक्सिस जो है, ये वाली मुख्य एक्सिस है, इसके समानांतर सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अवतल दर्पण अगर है तो उसका कौन सा भाग चमकदार होगा, उसका आंतरिक भाग चमकदार होगा, तभी वो अवतल दर्पण है। और आंतरिक भाग चमकदार है तो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो आप देखो पिंक कलर से जो है वो सब एक जगह पे जो हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि बहुत दिशाओं से एक दिशा पे ये आके मिल रही हैं। ठीक है, ये इस बिंदु पे ये क्या इस बिंदु पे ये आके क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ये बिंदु पे। ठीक है, अभिसरित हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। अभिसरित, इस बात पे ध्यान देना है आपको, क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं। किस में हो रही हैं, अवतल दर्पण में हो रही हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान दो, ये आपने पूरा प्रोसीजर देखा, तब आपको क्या समझा है कि जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, जैसे कि हमने देखा ये डायग्राम में कि बहुत सारी ब्लू लाइंस प्रकाश की किरणें हैं जो एक बिंदु पे यानी कि अवतल दर्पण के आंतरिक भाग से परावर्तित हो रही हैं, और सब के सब परावर्तित होके एक बिंदु यानी कि एफ पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं। एफ यानी कि कौन, फोकल लेंथ। ठीक है, तब प्रकाश का जो है अभिसरण हो रहा है, यहाँ पे अभिसरण कन्वर्ज हो रहा है, और ये अभिसरण कर रहा है, इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक बिंदु पे एकत्रित कर रहा है। तो हमें जब प्रकाश बिंदु एक बिंदु पर लाना होता है तब अभिसरित प्रकाश पुंज का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रकाश पुंज का उपयोग जो है डॉक्टर दांत, कान, आंख इत्यादि पर प्रकाश एकाग्र करते हैं, और अभिसरित प्रकाश का उपयोग और सौर उपकरणों में भी किया जाता है। तो ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए हैं ये आगे की स्लाइड में हम देखने वाले हैं, बट सबसे पहले आपको समझना है अवतल दर्पण क्या है। अगर आंतरिक भाग चमकदार है तो वो अवतल दर्पण है। दूसरा, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें आंतरिक भाग पे पड़ रही हैं और परावर्तित होकर एक बिंदु पर वो जो है अभिसरित हो रही हैं, राइट, एक बिंदु पर अभिसरित हो रही हैं। तो इसे अवतल दर्पण को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, फिर ये अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये एक डेफिनेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगी। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप उसमें टिक मार्क करते जाइए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। आई होप आपको आंसर मिला है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, राइट। इसीलिए जो है, देखो यहाँ पे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है, डेफिनेट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो आपका आंसर बहुत ही इजी है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, यानी कि कन्वर्ज होती हैं, यानी कि मिलती हैं, एकत्रित होती हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्लियर हुआ ये अवतल दर्पण का? अब जो है अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से जो है हमें बहुत सारे प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं। और इसको जो है वस्तु का स्थान, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप वस्तु का स्थान यानी कोई भी वस्तु जिसकी आपको प्रतिबिंब देखनी है, तो उस वस्तु का स्थान, उस वस्तु को आपने कहाँ पे रखा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर आप उसको रखते हैं उसके हिसाब से आपको प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है, ठीक है। जैसे वस्तु आपने ध्रुव और नाभि के मध्य रखी है, तो आपको कैसा दिखेगा? वस्तु बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। अगर आप नाभि पे रखते हैं तो वस्तु जो है तभी भी बड़ा दिखता है। अगर वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य रखते हैं तो वस्तु जो है वस्तु से थोड़ा बड़ा दिखता है। अगर आप एग्जैक्ट वक्रता केंद्र यानी सी पे रखते हैं तो वो मूल वस्तु के बिल्कुल बराबर, यानी कि आप देखो पहले तीन जो है कॉलम्स, उसमें जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब जो है आप देखोगे तो ये मूल वस्तु के बराबर दिख रहा है। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र से परे। अगर आपने वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखा है तो जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और बहुत ज्यादा दूर है तो वो बिंदु स्वरूप में दिख रहा है, यानी कि हमारे पास एक ही अवतल दर्पण है, बराबर है। लेकिन हम उसमें कितने टाइप के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? या तो वस्तु से बहुत बड़ा, या तो मूल वस्तु के बराबर, या तो एकदम मूल वस्तु से छोटा। यानी कि तीनों टाइप के प्रतिबिंब हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। सिर्फ हमको करना क्या है? वस्तु का स्थान चेंज करना है, ठीक है। वस्तु भी नहीं, वस्तु का स्थान सिर्फ अगर आप चेंज करते हो तो आपको अलग अलग टाइप के प्रतिबिंब मिल रहे हैं। फिर से हम इसमें इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, और मैं आपको जो है इसको, ये आपको पेज नंबर 122 पे ये पूरा कॉलम मिल जाएगा आपको। इसके साथ हम डायग्राम्स के साथ देखेंगे। पहले मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ। देखो वस्तु का स्थान, यहाँ पे अवतल दर्पण एक ही है, वस्तु भी एक ही है। सिर्फ हम कर क्या रहे हैं? वस्तु का स्थान बदल रहे हैं, और उसके हिसाब से उसी वस्तु का हमको बहुत बड़ा इमेज भी मिल रहा है। हमको उसी वस्तु का जो है सेम वस्तु के हाइट के जितना इमेज मिल रहा है, और सेम वस्तु का जो है सेम अवतल दर्पण द्वारा हमको बहुत छोटा इमेज भी मिल रहा है। हम देखते हैं ये कैसे हो रहा है। अब आप देखो, ये है अवतल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अवतल दर्पण क्या है? हम जानते हैं कि यदि गोलीय पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार, ये अंदर का भाग अगर चमकदार है तो ये अवतल दर्पण हो गया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने मेन देखनी है वो क्या थी? ये एफ फोकल लेंथ, ये जो बिंदु है ये पी हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। और ये जो मेन लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ब्लू लाइन में जो आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमने डायग्राम्स में देखा, जैसे कि हमने टेबल में देखा कि हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है? ध्रुव यानी कि पी, ये बिंदु, और नाभि यानी कि एफ, इसके मध्य में रखा है। एफ जो है, और ये रहा एफ, ये रहा एफ, और ये रहा पी। एफ और पी के बीच हमने रखा है वस्तु को। तो टेबल के हिसाब से हमको वस्तु का बहुत बड़ा इमेज मिलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ ये कन्वर्ज हो रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु का बहुत बड़ा इमेज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोग को? अब वही चीज है कि इसी वस्तु को जो हमने क्या किया है दूसरे डायग्राम में, हमने बिल्कुल मुख्य नाभि, यहाँ पे दिख रहा है एफ, ये मुख्य नाभि पे रखा है। आप देखो वस्तु इधर है,
और इसका बहुत ही बड़ा वस्तु से बहुत ही बड़ा वास्तविक लेकिन उल्टा इमेज हमको देखने को मिलेगा। अब हम इस F पे जो वस्तु रखा है इसको थोड़ा सा और पीछे खसकाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे खिसकाते हैं तो आप देख सकते हो वक्रता केंद्र और नाभि के बीच में रखा है। वक्रता केंद्र यानी कि C, ये वक्रता केंद्र, वन सेकेंड, ये वक्रता केंद्र C, मुख्य नाभि ये, इन दोनों के बीच में ये रखी गई है बड़ी सी वस्तु, ठीक है। अब अगर इनके बीच में भी आप रख रहे हो तो वस्तु का वास्तविक और उल्टा इमेज बन रहा है। ये देखो उल्टा इमेज बना है, यहाँ पे मोमबत्ती रखी है, इसका उल्टा इमेज बना है, लेकिन यहाँ पे हाइट देखो और यहाँ पे अभी भी वस्तु बहुत बड़ी इमेज इसकी बन रही है ना। तो ये बहुत बड़ी वस्तु बन रही है तीसरा पॉइंट में। फिर आप देखोगे तो जैसे वक्रता केंद्र पे अगर आप रखते हो बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आप सी पे रखते हो, सी पे, तो आपको जो वस्तु है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के नीचे और सेम हाइट की मिलेगी, यानी कि मूल वस्तु के बराबर। अब आप इस वस्तु को क्या करो, यहाँ पर देखो ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य नाभि एफ है। इस वस्तु को मैंने जो है बहुत पीछे रखा है, वक्रता केंद्र से बहुत पीछे रखा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की जो हाइट है, ये वस्तु की हाइट आपको दिख रही होगी, ये इतनी बड़ी है, जबकि उसका इमेज आपको दिख रहा होगा ये छोटा दिख रहा है। ये मोमबत्ती आपको दिख रही है यहाँ पे, ये छोटी इमेज दिख रही है। यानी कि पहले जो बड़ी इमेज दिखा रही थी, फिर सेम इमेज दिखाई सेम हाइट की, अब जो है मोमबत्ती जो है छोटी हाइट की दिख रही है। ये अब देख सकते हैं हम लोग, फिर से टेबल पे चलते हैं। बिल्कुल जो टेबल के हिसाब से था उसी हिसाब का हमने डायग्राम देखा। अगर वस्तु के स्थान जैसे हमने बदले वैसे ही, पहले बार में अगर ध्रुव और नाभि के मध्य है तो वस्तु जो है बहुत बड़ा दिख रहा था, दूसरे में भी वस्तु बहुत बड़ा दिख रहा था, तीसरे में जो है वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य रखा तो वास्तविक और उल्टा इमेज दिखा, लेकिन वस्तु से बड़ा अभी भी इमेज दिख रहा है। चौथे में हमने देखा अगर बिल्कुल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे रखा तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पे ही उल्टा बनेगा, लेकिन बिल्कुल सेम हाइट का बनेगा। फिर जब आप वक्रता केंद्र से परे बनाते हैं, रखते हैं, तो जो है वस्तु से छोटा होते जाता है, और बहुत ज्यादा दूर रखते हैं तो बिल्कुल बिंदु के जैसा वो दिखाई देता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं डायग्राम्स में। देखो पहला डायग्राम वस्तु से बहुत बड़ी इमेज, दूसरा डायग्राम वस्तु से बहुत बड़ी इमेज, तीसरा डायग्राम वस्तु से बड़ी इमेज, चौथा डायग्राम वस्तु के बराबर का इमेज, पांचवा डायग्राम जो है वो वस्तु से छोटी इमेज शुरू हो गई है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण और उससे बने हुए सारे प्रतिबिंब। आते हैं नेक्स्ट जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है उसका आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि बताया है, इसका जो है बाहरी भाग चमकदार है। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन अगर आपसे पूछते हैं और डेफिनेट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की परिभाषा या उत्तल दर्पण की परिभाषा जरूर पूछेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में आप बोलोगे यदि गोलीय पृष्ठभाग का बाह्य भाग चमकदार है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का बाह्य भाग चमकदार है, बाह्य भाग से ही प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ये जो बाह्य भाग चमकदार है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और दर्पण के बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए कि जब एक बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे से दूर फैल जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ब्लू लाइंस है वो प्रकाश की किरणें हैं, उत्तल दर्पण पे पड़ रही हैं और वहां से वो दूर फैल जा रही है। आपको दिख रहा है जो पिंक कलर के लाइन से बनाया गया है कि ये एक जगह से दूर फैल रही हैं, यानी डाइवर्ज हो रही हैं, यानी फैल रही हैं, तब प्रकाश का अपसरण होता है। यानी कि उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसरण कर रहा है, अपसरित कर रहा है, इसीलिए उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं।
और जिस समय हमें स्रोत से आने वाले प्रकाश को फैलाना हमको चाहिए होता है, उस समय हम जो है ये अपसरित प्रकाश पुंज का उपयोग करते हैं। उस समय जो है हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जैसे कि रास्ते के बल्ब, टेबल लैंप इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे उत्तल दर्पण का लिखा हुआ है कि इसे अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है प्रकाश पुंज को जो है फैला रहा है, अपसरित कर रहा है, तो इसीलिए इसे अपसारी यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होने के उपरांत अपसरित हो रही हैं, इसीलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है कि आप कैसे पहचानोगे कि उत्तल अवतल दर्पण क्या है या उत्तल दर्पण क्या है। जैसे कि यहाँ पर है दाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होता है। इस दर्पण को चेहरे के पास पकड़ने पर दर्पण के चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस दर्पण को चेहरे से दूर दूर तक ले जाने पर प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता जाता है। तो इससे हमको समझा अवतल दर्पण कैसे आप पहचानोगे कि इसका दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब जैसे मोटर और मोटरसाइकिल का दर्पण जो होता है, जो आपने अगर कार में बैठे हो तो आपने देखा होगा दोनों साइड जो दर्पण लगे होते हैं, बस में दोनों साइड दर्पण लगे होते हैं, साइकिल में या स्कूटर में दोनों साइड दर्पण लगे होते हैं। तो उसमें जो है आप देख सकते हो उत्तल दर्पण में देखने पर चेहरे का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। आप देखोगे पीछे की जो गाड़ियां होती है वो छोटी प्रतीत दिखती हैं। दर्पण से दूर जाने पे प्रतिबिंब छोटा होता है, परंतु वो सीधा ही रहता है। इस कारण अन्य वस्तुएं भी दर्पण में दिखने लगती हैं। दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों के आधार पर ही हम निश्चित कर पाते हैं कि वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अब जैसे अवतल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग हमें देखना है, तो पहला जो है केश कर्तनालय या दांतों का दवाखाना। जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास में या स्पा में जाते हैं, होटल में जाते हैं, पार्लर में आप जाते हो, तो आप वहां पर देखते हो कि ये जो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है या हेयर कटिंग के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है, उसमें जो है अवतल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि दर्पण के ध्रुव और नाभि के बीच वस्तु हम रखते हैं, तो उसका जो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि बहुत सीधा, आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड्स में, ये स्लाइड देखो, जैसे यहाँ पे दांत है के डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये छोटा सा ही इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं हमारे दांत की कैविटी देखने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो है वो चीजें जैसे कि हमने बताया, बहुत पास अगर दर्पण के आप रखते हो तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो जो कैविटीज होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दांतों के दवाखाने में अवतल दर्पण यूज किया जाता है, हेयर कटिंग के लिए अवतल दर्पण यूज किया जाता है। और बैटरी और वाहनों के हेडलाइट अगर आप देखोगे, बैटरी और वाहनों के हेडलाइट, तो इसमें भी जो है अवतल दर्पण यूज किया जाता है। प्रकाश स्रोत को नाभि के पास रखने पे प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है बहुत दूर तक बैटरी और वाहनों के जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण यूज किया जाता है, उसमें अवतल दर्पण यूज किया जाता है। और इस हाँ बच्चों, इसके बाद बैटरी और वाहनों के हेडलाइट प्रकाश स्रोत को नाभि के पास रखने पे प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो है, जैसे आपने बैटरी के वाहनों या हेडलाइट को देखा होगा, तो उसके आगे जो है ये अवतल दर्पण लगाने से यहाँ पे जो है बहुत दूर तक दिखाई दे, मतलब ये जो लाइट है वो बहुत दूर तक फेंकती है ताकि हम जो है ढंग से देख पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये फ्लड लाइट्स है। प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, अगर थोड़ा सा दूर हम रखते हैं तो बहुत इंटेंस लाइट जो है वो हमको मिलती है। तो इसीलिए स्टेडियम वगैरह में जो लाइट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आप लाइट्स देख रहे हो ना स्टेडियम में, तो ये जो लाइट्स होती है बच्चों, ये इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोकस मिलता है, बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है। तो यहाँ पर भी जो होता है वो अवतल दर्पण यूज किया जा रहा है। और जो डायग्राम्स अगर हम देखें तो
विविध सौर उपकरण। अब ये जो सोलार लाइट आपको हर जगह आजकल तो दिखता है, न्यूज़पेपर में आता है। बहुत सारी जो सोसाइटीज़ होती है उसके अंदर हम देख पाते हैं कि उन्होंने अपने जो बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ जो होती हैं, उन्होंने अपने जो टेरेस पे है वो सोलार पैनल लगाते हैं। मेरी खुद की सोसाइटी जो है उसके अंदर जो है पूरी सोलार पैनल लगाई गई है और इससे होता ये है बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचता है, जो एक्स्ट्रा लाइट्स सोसाइटीज़ में लगाई जाती हैं उसके ऊपर जो है खर्च कम किया जा सकता है। फिर ये सोलार पैनल से सोलार कुकर जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चला सकते हैं और एज़ यू नो कि जो सनलाइट है वो फ्री में मिलती है हमको, राइट? तो उसका हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य किरणें जो है नाभीय प्रतल में एकत्रित होती हैं। तो ये हमारा हुआ सब अवतल दर्पण का। नेक्स्ट हम आते हैं उत्तल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग में। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, गाड़ियों के दाईं और बाईं ओर जो दर्पण लगाए जाते हैं। देखो आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये गाड़ियां हैं। गाड़ियों में आप देख सकते हो कि लेफ्ट या राइट दोनों जगह पे जो दर्पण लगाते हैं, उसमें आपने देखा होगा, आपका ध्यान तो गया ही होगा कि आपको पीछे की ना बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं। तो उत्तल दर्पण में जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, उत्तल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि हमको जो है प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है और हमको बहुत दूर का दिख मतलब बहुत दूर से जितनी चीजें हैं वो सारी दिख जाती हैं। तो इससे क्या होता है एक्सीडेंट्स जो है वो बच सकते हैं क्योंकि हमको बाहर पीछे की गाड़ियां दिखती हैं कि कौन कितनी दूरी पे है वो समझ में आ जाता है, कितनी गाड़ियां हैं, लेफ्ट में है कि राइट में है, ये हमको दिखाई देता है। दूसरा जो है आप देख सकते हो बड़े उत्तल दर्पण द्वार पर चौराहे में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े उत्तल दर्पण है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपने बड़ी-बड़ी जगहों पे देखा होगा, सोसाइटीज़ में देखा होगा, जहाँ पे गाड़ियाँ का बहुत आना-जाना होता है, बड़े चौराहे जो होते हैं, यहाँ पे बड़े-बड़े इस तरह से सर्कल में आपने देखे होंगे। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको जो है वो टर्न में या यहाँ-वहाँ की चीज़ें आपको बराबर दिखाई दे जाती हैं, राइट? तो ये इसलिए लगाया जाता है जैसे कि अगर कोई टर्न ले रहा है और उसके सामने ये दर्पण लगा हुआ है, तो जब गाड़ी टर्न ले रही है, तो उसको राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी क्लियरली दिखता है कि वहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो इस तरह का विज़िबिलिटी होने की वजह से क्या होता है बच्चों, इस तरह की विज़िबिलिटी होने से जो है एक्सीडेंट्स जो है वो नहीं होते, बच जाते हैं, ठीक है? अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वो है कार्टेशियन चिन्ह संकेत, ठीक है? अब ये जो है, ये कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे P है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस लिया जाता है। चिन्ह परिपाठी निम्नानुसार है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये आपको दिख रहा है दर्पण, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ये हमारा जो है ये कार्टेशियन सॉरी ये अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे जो है ये कुछ रूल्स बताए गए हैं जिसमें कि वस्तु को कहाँ रखना है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर उससे दूरी नापी जा रही है तो कौन सी दूरी नेगेटिव होगी, कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी, इस तरह से। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देखो, ये P जो है वो उसका मूल बिंदु होगा, जहाँ पे स्पॉटलाइट किया गया है। ये P दर्पण का ध्रुव जो उसका मूल बिंदु है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बाईं ओर अगर वस्तु को रखा जा रहा है, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और जहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे कि बाईं ओर रखा गया है तो उसकी जो दूरी है वो ऋणात्मक में नापी जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। फिर मूल बिंदु के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां जो हैं धनात्मक है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर बाईं ओर है तो ऋणात्मक दूरी नापी जा रही है, दाईं ओर है तो धनात्मक दूरी नापी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर ऊपर की तरफ है ऊर्ध्व दूरी तो धनात्मक नापा जा रहा है, अगर नीचे की तरफ है तो अधो दूरी ऋणात्मक की ओर नापा जा रहा है। मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक नापी जाएगी। और इस हिसाब से अगर आप देखें, ये रहा हमारा अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की वस्तु यहाँ रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब भी जो कन्वर्जिंग फोकल लेंथ है उसका यहीं पे रहता है एफ, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ अवतल दर्पण का। ये देखो अवतल दर्पण है, तो इसका फोकल लेंस जो वो एकत्रित हो रहा है वो भी यही है।
तो इसका जो नाभ्यांतर है, अवतल दर्पण का नाभ्यांतर हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि यहाँ से दूरी नापी जा रही है ना। अवतल दर्पण का दूरी जो है वो यहाँ P से F तक नापा जा रहा है, तो वो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। जबकि उत्तल दर्पण का क्या होता है, वो धनात्मक आता है। ये देखो उत्तल दर्पण है यहाँ पे। अब यहाँ से F और P की दूरी जो है, ये जो है वो दाईं ओर नापी मानी जा रही है, तो दाईं ओर की जितनी दूरियां हैं वो धनात्मक मानी जाती हैं। क्लियर हुआ ये वाला चीज? नेक्स्ट है हमारा दर्पण का ध्रुव, मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला देखो बच्चों कैसा है ये। यहाँ पे जब हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां नापते हैं, तब हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और नाभ्यांतर के उचित मान प्राप्त होते हैं। वस्तु की ध्रुव से दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और नाभ्यांतर के बीच के संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। दर्पण का सूत्र किस प्रकार से है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां जब नाप, देखो 1/v, अब ये 1/v, v क्या है, u क्या है, f क्या है, वो मैं आगे के डायग्राम में आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये P, F, C और ये रहा वस्तु, ठीक है। अब ये वस्तु है, तो इसकी P से दूरी नापी जाएगी, तो ये U यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। फिर V क्या है, तो अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि हम जानते हैं अवतल दर्पण में ये बहुत दूर रखा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। तो ये जो ये दिख रहा है येलो कलर का, ये इसका प्रतिबिंब है। तो जो ये येलो कलर से लेके P तक की दूरी है वो V होगी, V यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, राइट। अब बनता है F, F तो हम जानते हैं, ये रहा F, ये F जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, राइट। तो ये तीन चीजों से मिलके बना है मिरर का फॉर्मूला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जो है मिरर फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया है। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला आवर्धन, तो ये जो आवर्धन है ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये सिर्फ जो है ये एक रेशियो है। रेशियो यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई। अब अवतल दर्पण में जैसे कि हम देखते हैं कि हम तीन प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस तरह से वस्तु को रखते हैं उस हिसाब से कभी बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे रखा है तो बिल्कुल मूल वस्तु के बराबर इमेज प्राप्त हो रहा है, और अगर बहुत दूर रखा है तो बहुत छोटा इमेज प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इमेज प्राप्त हो रहा है उसी को आवर्धन कहते हैं, यानी कि इमेज जो प्राप्त हो रहा है उसको अगर हम डिवाइड करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब की हाइट डिवाइड बाय वस्तु की हाइट, अगर जब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है आवर्धन। यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा होने वाले आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से होने दिखाते हैं इससे, और इसकी तुलना ही जो है उसका आवर्धन है। अब जैसे तुलना अगर मैं करूं तो हमको जो है ये मैग्निफिकेशन, आवर्धन, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमको तीन टाइप का मिलेगा। जैसे कि एक तो बड़ा इमेज मिल रहा है, एक बिल्कुल वस्तु के बराबर का इमेज मिल रहा है, एक वस्तु से छोटा इमेज मिल रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें की हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि पहला, अगर जब हमने वस्तु को बहुत नजदीक रखा है तो हमको बहुत बड़ा इमेज मिल रहा है। तो जब ये सिचुएशन होगी और जब हम डिवाइड करेंगे इसको, किसको डिवाइड करेंगे, H1 यानी कि ये इमेज की हाइट हो गई यहाँ पे, ये एक सेकंड में आपको बताती हूँ, ये जो है ये इमेज की हाइट हो गई, ये इमेज की हाइट जो है छोटी है जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो है ये छोटी इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वस्तु की हाइट है वो जो है क्या है, वस्तु की हाइट वो वस्तु की ऊंचाई जो है वो छोटी है, इमेज बड़ी है, वस्तु छोटी है, तो जो आवर्धन है वो जो है वो एक से बड़ा होगा, बराबर है। क्योंकि ऊपर वाली जो हाइट है वो बड़ी है और नीचे वाली हाइट छोटी है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका उत्तर एक से ज्यादा आएगा, मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है। लेकिन जब हम सेम साइज का होगा, यानी ऊपर का जो हाइट है वो सेम साइज का है, देखो ये सेम साइज का हाइट है, ये भी सेम साइज का हाइट है, समझो ये 2 है, ऊपर वस्तु की हाइट 2 है और इमेज की हाइट भी 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो जब दोनों हाइट सेम है तो आंसर आ जाएगा 0। अब तीसरा जो है डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत बहुत दूर रखा हमने वस्तु को, बहुत दूर रखा, जैसे कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को बहुत दूर रखते हैं,
तो हमको जो इमेज है वो बहुत 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 छोटी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जब बहुत दूर रखा तो बहुत छोटा दिख रहा है, यानी कि जो इमेज वस्तु जो है बहुत बड़ी है, वस्तु जो है वो बहुत बड़ी है, वो हमने नीचे रख दिया, ठीक है। समझो वस्तु का जो हाइट है वो 2 है और जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट जो है 1 है। तो डेफिनेटली जो हम डिवाइड करेंगे बच्चों, यानी कि वस्तु की हाइट डिवाइड बाय प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई, जब हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा, यानी कि पॉइंट्स में होगा, बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 1 है, डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई जो है वो 2 है, तो आंसर हमको 0.5 में आएगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है आवर्धन के बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन हमारे पास 3 जो है वो 3 क्राइटेरिया है हमारे पास, डिपेंड अपॉन कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है। अगर हम वस्तु को बहुत नजदीक रख रहे हैं, प्रतिबिंब बहुत बड़ा आ रहा है, तो जो है वो उसका आवर्धन जो है वो 1 से बड़ा होगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बिल्कुल सेम आएगी और दोनों सेम होने की वजह से जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिमिनिस्ड है, अगर वस्तु को हम बहुत दूर रख रहे हैं और वस्तु बहुत दूर है तो उसका जो इमेज है वो बहुत छोटा बन रहा है, और इमेज बहुत छोटा बन रहा है तो जो हाइट एच मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई कर रहे हैं, तो जो है हमको एक से जो है हमको छोटा आंसर मिलेगा। तो इस तरह हमारे पास एनलार्ज्ड है, हमारे पास डिमिनिश्ड है, हमारे पास सेम साइज है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हमको ये नेक्स्ट मिला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। पहले मैं ड्राइंग्स क्लियर कर दूं। ओके, तो इस तरह से जो है बच्चों हमने सारी चीजें देखी है। अब आपको क्या नहीं समझा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आया हो। इसमें हमने जो है प्रकाश का अभिसरण, प्रकाश का अपसरण, ये सारी चीजें हमने देखी। आपको क्या नहीं समझा है आप पूछ सकते हैं बच्चों। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 11 है ये, जिसमें हमने हेलो गोलीय दर्पण। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुमित, बोलो। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के बारे में पूछा ही जाएगा। जैसे कि मैंने स्लाइड में समझाया, ये डायग्राम है उत्तल दर्पण का, ठीक है। और इसका जो पहला मेन पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, ये गोलीय दर्पण का भाग होता है। यदि गोलीय पृष्ठ का बाह्य भाग, आप देखो यहाँ पर ये जो ऐसा किया हुआ है, ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, यानी इसका जो बाह्य भाग है वो क्या है, चमकदार है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और दर्पण के बाह्य पृष्ठभाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये जो उत्तल दर्पण होता है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं, जैसे कि ये जो स्ट्रेट ब्लू कलर की लाइंस है, ये प्रकाश की किरणें हैं। ये प्रकाश की किरणें दर्पण के उत्तल दर्पण पे पड़ रही हैं और उत्तल दर्पण पर पड़ने के बाद ये अनेक दिशाओं में फैल रही हैं, यानी कि अपसरित हो रही हैं, यानी कि डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को फैला रहा है, और इसीलिए जो ये है अपसारी दर्पण भी इसे कहते हैं। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। बिल्कुल ऐसा ही उल्टा है। अगर आप एक याद कर लेते हो, मैं आपको याद करने की टेक्निक बताती हूँ बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अगर आप अवतल दर्पण याद कर रहे हो तो उत्तल दर्पण को बिल्कुल उल्टा लिखते जाओ, दोनों में से कोई एक याद करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक याद करते हो तो दूसरे को आपको सिर्फ उल्टा 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 लिखते जाना है। जैसे कि अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण का जो है आंतरिक भाग चमकदार होता है, आंतरिक भाग से जो है किरणें परावर्तित होती हैं, वो एक जगह पे एकत्रित हो रही हैं। ठीक है, ठीक है थैंक बच्चों। हाँ, यू। थैंक यू मैम। ओके सुमित।
ये चीज ध्यान में रखना है, अवतल दर्पण पढ़ रहे हो तो अवतल दर्पण ध्यान दो और उत्तल दर्पण को सिर्फ उल्टा उल्टा लिखते जाओ, तो एक क्वेश्चन की तैयारी करके आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग खुशी, बोलो। मिस मुझे उत्तल दर्पण बताइए ना। बेटा मैंने अभी उत्तल दर्पण ही बताया, अभी जो मैंने बताया, सुमित ने जो क्वेश्चन थोड़ी पूछा, आपकी वॉइस दर्पण ब्रेक हो रही किसे थी ना, कहते हैं। इसलिए। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी, अच्छा ठीक है, फिर से बता देती हूँ। हाँ। उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। यदि गोलीय पृष्ठभाग का बाह्य भाग चमकदार है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक याद करना है और दूसरा वाला आपको सिर्फ उल्टा उल्टा लिखते जाना है। जैसे आप उत्तल दर्पण याद कर रहे हो तो बस उसी पे फोकस करो। उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण यदि गोलीय पृष्ठभाग का बाह्य भाग चमकदार है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप आपका इसी के साथ साथ अंतर स्पष्ट करो भी तैयार हो जा रहा है। अवतल दर्पण का वो क्या बोलोगे? यदि गोलीय पृष्ठभाग का आंतरिक भाग चमकदार है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये एक तैयार हो गया दोनों का, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो उत्तल दर्पण को जो है वो अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण भी क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो किरणें आ रही हैं उसे जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, अपसरित कर रहा है, तो उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल दर्पण को क्या बोलोगे बताओ? उत्तल दर्पण अपसारी हो गया तो अवतल दर्पण क्या होगा बताओ? ध्यान नहीं है खुशी? ये तो पूरा चैप्टर ही उसी से रिलेटेड है। ये अपसारी है तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? अभिसारी। एक ही साथ हम ना सारी चीजें पढ़ने का, और जैसे एक साथ परिभाषा भी पढ़ लिया, एक साथ अंतर स्पष्ट भी पढ़ लिया, एक क्वेश्चन पढ़ने का और 3 क्वेश्चन की तैयारी करने का, है ना? है खुशी? यस यस अब मिस। अभी मेरी आवाज क्लियर थी, समझ में आया अभी? हाँ मिस। ओके बेटा। और किसी को कुछ डाउट है क्या? हमने जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये सब देखा हमने। उसके बाद जो है आवर्धन देखा, उसको कहाँ यूज करते हैं, और जो है उससे बने प्रतिबिंब को किस तरह से हम एडजस्ट करें कि हमको बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है, छोटा प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करूंगी बच्चों। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।